नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SY BSc सेमेस्टर द्वितीय। इस द्वितीय सत्र के अंतर्गत हम प्रथम कहानी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पत्नी, और इस कहानी के लेखक है जैनेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए हम इस कहानी को देखते हैं। कहानी का शीर्षक है पत्नी, से लिखा है जैनेंद्र जी ने। जैनेंद्र कुमार जी का परिचय इस प्रकार से है। जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कौड़ियागंज में 1905 में हुआ था। इनका आरंभिक नाम आनंदीलाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई थी और 1912 तक वे गुरुकुल में ही रहे। फिर बिजनौर आ गए। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1919 में पंजाब से दी और उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्व हिंदू बनारस विश्वविद्यालय में वह चले गए। 1921 में शिक्षा अधूरी छोड़कर वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आ गए थे। 1921-23 में व्यापार में संलग्न रहे। फिर 1923 में ही नागपुर आकर राजनीतिक पत्रों में संवाददाता का कार्य किया। राजनीतिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार भी हुए। इसके पश्चात जीविकार्जन के लिए कलकत्ता गए लेकिन सफल नहीं हुए। तब लेखन कार्य आरंभ किया। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों में जैनेंद्र जी का विशिष्ट स्थान है। उनकी प्रथम औपन्यासिक कृति है परख, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। उनके उपन्यासों में मनोविश्लेषण का विशिष्ट आधार मिलता है, अतः वे मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह कम से कम पात्रों से कथा सृष्टि करते हैं और उनके वैयक्तिक गुण उभारते हैं। उनके कथानक में क्रांति और आतंक के तत्व होते हैं। उनके पात्रों में अंदर ही अंदर विध्वंसक प्रवृत्ति विद्यमान होती है, लेकिन नारी के संपर्क में आकर उनका कोमल स्वभाव अभिव्यक्त भी होता है। उन्होंने स्त्री के विविध रूपों, प्रतिक्रियाओं एवं क्षमताओं का चित्रण किया है, जैसे सुखदा, सुनीता और त्याग पत्र में हमें वह दिखाई देता है। नारी के मानसिक संघर्ष का चित्रण करने में वह सिद्धहस्त रहे हैं। जैनेंद्र जी की कहानियों में एक प्रकार की दार्शनिकता है। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का स्पष्ट प्रभाव उन पर दिखाई पड़ता है। यद्यपि वे दर्शन के कारण कहानियों में कहीं कहीं बोझिलता आ जाती है, पर जैनेंद्र की कहानियों में धर्म, शिक्षा, नीति और आदर्श की भी बातें हैं, जिसके लिए संस्कृत के आख्यान और आख्यायिका, पौराणिक कहानियां तथा कल्पना का सहारा लिया गया है। जैनेंद्र की कहानियों में प्रतीक का आश्रय लेकर घटनाएं घटित होती है। जैसे नीलम देश की राजकन्या में राजकन्या आत्मा है और राजकुमार ब्रह्म का प्रतीक है। इस प्रकार उपन्यास तथा कहानी दोनों क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत आदि इनके उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। कहानी के क्षेत्र में भी इनका प्रचुर योगदान रहा है। काशी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब,
जय संधि कई कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हैं। इनके कहानियों में प्रेम, वात्सल्य, क्रांति, राष्ट्रीयता, दर्शन आदि की अभिव्यक्ति हुई है और इस कथाकार का निधन 24 दिसंबर 1988 में हुआ था। देखते हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी पत्नी, इसका प्रथम भाग। शहर के एक और तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला, वहां चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती हुई आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठी। उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में और कोई नहीं है और समय बाहर से ऊपर हो गया है। दो प्राणी इस घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। वह सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती कहा है, अलस भाव से वह तो वहां बैठी ही है। सोचने को है तो यही कि कोयले न बुझ जाए। वह जाने कब आ जाएंगे। 1 बज गया है। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है। वह कुछ कर रही है। जब वह आएंगे तब रोटी बना देगी। वह जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं और कब तक बैठो। मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं और उसने झल्ला कर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी बना ही देगी। उसने जोर से खींचकर आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण भर वह आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और वह फिर उसी भांति काम में लग गई। कालिंदी चरणपति आए। उनके पीछे पीछे 3 और उनके मित्र भी आए। ये आपस में बातें करते चले आ रहे थे और खूब गर्म। कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी हुई बस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में कटिबद्ध है। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा है। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ का मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख है, वे बच्चे हैं। हाँ, वे बच्चे हैं और मूर्ख है। उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की। हमें नहीं मोह अपने बाल बच्चों का। हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आजाद,
क्यों नहीं है? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही, उससे वे डरे जा रहे जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं है। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने में लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि उसने खाना खाया है, न मित्रों को खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की ओर चला। सुनंदा जहां थी वहां है। वह रोटी बना चुकी है, अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं, माथे को अंगुलियों पर टिकाकर वह बैठी है। बैठे बैठे सूनी सी देख रही है, सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित है। वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, रूहनीय और मनोरम और हरियाली। यह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको न भारत माता समझ में आती है, न स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे उन लोगों की इस जोरों की बातचीत का मतलब ही समझ में नहीं आता। फिर भी उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बूझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा है कि पति उससे भी कुछ देश की बात करे। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, फिर धीरे धीरे क्या वह भी समझ में नहीं लगेगी? सोचती है, कम पड़ी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब तो पढ़ने को मैं तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज हो जाता है। खैर, उसने सोचा है उसका काम तो सेवा है, बस यह मानकर जैसे कुछ समझने की चाह ही उसने छोड़ दी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती। वह एक बात जानती है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, इसमें वे कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वह आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रहती है। पति ने कहा भी है कि तुम मेरे साथ क्यों दुख उठाती हो, पर सुनकर वह चुप रह गई है। सोचती रह गई है कि देखो यह कैसी बात करते हैं। वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं वह सरकार उनके इस तरह के कामों से बहुत नाराज है। सरकार सरकार है। उनके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है, पर ये जितने हकीम लोग हैं वह बड़े जबरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इतनी फौज, पुलिस की सिपाही और मैजिस्ट्रेट और मुंशी, चपरासी, थानेदार, वायसराय, ये सब सरकार ही है। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं है, पर यह उसी से लड़ने के में तन मन बिसार बैठे हैं। खैर, लेकिन यह सब के सब इतने जोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बहुत बुरा लगता है। सीधे सादे कपड़े में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इतने जोर से क्यों बोलते हैं? बैठे बैठे इसी तरह की बातें सोच रही है। देखो, अब 2 बजेंगे, उन्हें न खाने की फिक्र है, न मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए।
ऐसी ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी इधर-उधर डोले पर अकेली जब होती है, तब भटक-भटक कर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुँचता है। तब उसे बच्चे की वही-वही बातें याद आती है। वे बड़ी प्यारी आँखें, छोटी-छोटी उँगलियाँ और नन्हे-नन्हे होंठ याद आते हैं। अठखेलियाँ याद आती है। सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है। ओह! ये क्या मरना है? इस मरने की तरफ उससे देखा नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है, सबको मरना है। उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से क्षण भर देखती है तो भय से भी भर जाती है। यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मत उठती है, तब वह विहल होकर आँख पोंछती है और हठात इधर-उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है। पर अकेले में वह कुछ नहीं कर रही है। रह-रह कर वही वह याद, वही वह मरने की बात उसके सामने हो रही है और उसका चित्त बेबस हो जाता है। कहानी का प्रथम अंश यहाँ पर समाप्त हुआ।